नाज़रीन, क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा? क्या पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव है? दबाव है तो वो दबाव डाल कौन रहा है? क्या अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानी वीज़ों पर पाबंदी दबाव डालने का एक हरबा है? अब तक सवालात और अफवाहों की गर्द थी, कुछ मनगढ़ंत खबरें थी। इन खबरों की बुनियाद पर अपनी मर्जी के तबसरे थे, लेकिन हाल ही में चंद खौफनाक हकायक सामने आए हैं, चंद सनसनीखेज तफसीलात मंजर-ए-आम पर आई हैं, कुछ तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं कि पाकिस्तान और इसराइल का खुफिया राब्ता कई दहाइयों पहले कायम हो चुका था। पाकिस्तान और इसराइल के वफूद खुफिया तौर पर एक दूसरे के ममालिक का दौरा कर चुके थे और इन मुलाकातों का एहतमाम माजी के वजीर आजम की इमा पर किया गया था। इस बात के बावजूद कि पाकिस्तान का सरकारी और इखलाकी मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि जब तक फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं किया जाता वो कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। इसराइल पाकिस्तान ताल्लुकात की बहस इस साल फिर छिड़ी है, जब से वाइट हाउस की सालसी में 4 मुसलमान ममालिक ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम किए। और ये ताज़ा खबर यह भी है कि 20 जनवरी को ट्रंप के इक़्तिदार छोड़ने से पहले एक 5वां मुल्क भी इसराइल से ताल्लुकात कायम करने का ऐलान कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म बराए इलाकाई ताउन का कहना है कि वो मुल्क पाकिस्तान नहीं है, वो मुल्क पाकिस्तान नहीं, सऊदी अरब भी नहीं है, बल्कि वो कौन सा मुल्क है इसका ऐलान जनवरी में करेंगे। जबकि पाकिस्तान में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के साबिक सरबराह मौलाना मोहम्मद शेरानी कह चुके हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। इसराइल को तस्लीम करने की इस नई बहस के ताने बाने नूर दहड़ी नामी एक शख्स से मिलते हैं जो ट्विटर प्रोफाइल पर खुद को एक बरतानवी थिंक टैंक का डायरेक्टर कहता है। 15 दिसंबर को उसने ट्वीट की कि 20 नवंबर को बरतानिया से तिल अबीब जाने वाली परवाज में एक पाकिस्तानी भी सवार था। वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई मुशीर है और इससे वज़ीर आज़म की इमा पर इसराइल से सियासी और सिफारती मुज़ाकरात का पैगाम पहुँचाया। इस ट्वीट के बाद इसराइली अखबार इसराइली होम ने भी खबर दी कि एशिया के एक बड़े मुसलमान मुल्क के रहनुमा के सीनियर मुशीर ने तिल अबीब का दौरा किया है और हुकाम से बातचीत की है। ये खबर पाकिस्तान में भी कुछ वेबसाइट्स ने शाया की, जिसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सख्ती से ऐसे किसी भी दौरे की तरदीद कर दी। खबर ये आ रही है कि कोई गवर्नमेंट की कैबिनेट से कोई मिलने इसराइल तिल अबीब में गया है, ऐसी कोई बात है? कोई मुलाकात हुई है? पहले तो ये बिल्कुल गलत है जी। लेकिन क्यों जाएगा? जब हमारी पॉलिसी है कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो क्यों जाएगा? वो वजीर ने जाके वहाँ क्या करना है? ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मरियम नवाज ने यह खबर उड़ाने वाले शख्स नूर दहरी की एक वीडियो को भी रीट्वीट किया, जिसमें वो दावा कर रहा था कि हुकूमत के एक वफ्द ने इसराइल का दौरा किया है। मरियम नवाज ने शायद पूरी वीडियो सुने बगैर इसे रीट्वीट कर दिया, क्योंकि इसमें आगे चलकर नूर दहरी कह रहे थे कि नवाज शरीफ ने भी अपने दौर में इसराइल से ताल्लुकात के लिए 2 वफूद भेजे। जब मरियम नवाज को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी। एक और इंटरव्यू में नूर दहरी ने यह दावा भी किया है कि नवाज शरीफ के गुज़िश्ता दौर में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का एक अफसर बिजनेसमैन के रूप में पाकिस्तान आया था और अहम मुलाकातें की। लेकिन सबसे खौफनाक दावा यह है कि नवाज शरीफ ने अपने दौर में वजीर मजहबी अमूर अजमल कादरी को 1 हफ्ते के लिए इसराइल भेजा और उन्होंने इसराइली हुकाम से मुलाकातें की और वापस आकर इसराइल को तस्लीम करने का मरिया। नूर दहरी जिन अजमल कादरी के बारे में दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौर में वो इसराइल गए थे, वही अजमल कादरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछा वो वाकई इसराइल गए थे और क्या ऐसा करने के लिए इन्हें नवाज शरीफ ने कहा था। बात करेंगे अजमल कादरी साहब से। शुक्रिया कादरी साहब आपका। सर, जरा अपने दौरा करने की पहले की तफसील बताइएगा। आप समझे मेरी बात, यानी दौरा अभी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले नवाज शरीफ ने क्या आपसे कहा था कि आप इसराइल जाएं, और अगर कहा था तो क्या एजेंडा देके भेजा था, क्या पैगाम देके भेजा था, आपको किस मकसद के लिए इसराइल भेजा गया? हमारे वजारत ख़ारजा के उस दौर के लोगों का ये ख्याल था कि क्या हम उनसे ताल्लुकात कायम कर भी सकते हैं या नहीं, और अगर उनसे ताल्लुकात कायम करें तो उन तमाम तर मफादात का जो रुख है वो पाकिस्तान के हक़ में होगा या नहीं। तो एक तरह का ये मुतालियाती सफ़र था और ताल्लुकात की इब्तिदा थी।
अच्छा ठीक है, आपको पैमाना क्या दिया गया मौलाना कि आपने किस पैमाने पे जांचना है कि अगर इस पैमाने पे इसराइली पूरे उतरते हैं तो हम उनको कबूल कर लेंगे? असल में उसमें बहुत सारी बातें ये थी कि जैसे भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, उससे कहीं भी हमारे मामलात नहीं हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि तिजारत के रुख को जानते, वो ये चाहते थे कि बजाय सब्जियां और टमाटर दुबई के रास्ते पाकिस्तान अमृतसर से बराह रास्त क्यों ना आए। इसी तरह से ये हमें देखना था कि इस तिजारत का और इस ताल्लुकात का जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान के मफाद में है या नहीं। तो हमने भरपूर तरीके अच्छा, से तो आपकी इसराइली हुकाम से मुलाकात हुई मौलाना वहां पर? जी, 2-3 उनकी वजारत खारजा के आला लोग थे और उनकी काबीना के 1-2 वज़रा थे जो मिलने हमारे होटल में आए और हमारी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू उनसे रही। जी, किन उमूर पे बात हुई? पाकिस्तान की इसराइल को तस्लीम करने के इम्कान के हवाले से भी बात हुई? असल में ज़्यादा तिजारती उमूर पे बात हुई क्योंकि पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स इसराइलियों में बड़े मकबूल हैं और इसराइल की फर्टिलाइज़र और दूसरी जो उनके ऐसे मामलात हैं जैसे वो ज़राअत के मामलों में बहुत आगे हैं, तो सस्ते बीजों के मुताल्लिक और इन चीज़ों के मुताल्लिक गुफ्तगू हुई जो बिल्कुल इब्तदाई दर्जे की बातें थी। और सियासी और सफारती ताल्लुकात में ये बात तय की गई कि अगर इसकी बुनियाद ठीक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत न की जाए तो इसराइलियों के नज़दीक ये ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन मैंने उनको यही बात किया कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मुताल्लिक हमें कोई आला इसराइली क़यादत की जानिब से यकीन दहानी हासिल न करवाई जाए और हम हासिल न कर सकें तो हम इस पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मौलाना, आपने वापस आके नवाज शरीफ साहब को क्या बताया? आपको भेजा गया था कि ये जांचने के लिए कि आया ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो फिर आपने वापस आके अपनी ऑब्जर्वेशन क्या दी नवाज शरीफ साहब को? मेरी ये राय थी जो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की खिदमत में 2 दफ़ा, एक दफ़ा वज़ीर आज़म हाउस में और एक दफ़ा उनके दफ्तर में, उनके सेक्रेटेरिएट में हमने ये बात उन पर वाज़े की कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फोरम से या नेशनल डायलॉग इस मौजू पे हो, उसके बाद हम किसी सतह पर पहुँचें, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब इसको तस्लीम भी कर लेंगे तो आइंदा आने वाली हुकूमत इसको वापस कर लेगी, क्योंकि ये एक ऐसा अहम मसला है। आपकी ये राय थी कि तस्लीम करना चाहिए जो आपने हालात वहाँ जाकर देखे? अगर तमाम पार्लियामेंट उसके ऊपर मुत्तफिक हो तो मैं ये समझता हूँ जैसे हिंदुस्तान से हमारे हज़ार इख्तलाफात हैं लेकिन उसके बावजूद हम उनको तस्लीम करते हैं, इसी तरह उनसे बहुत सारे मामलात हमारे हल तलब हैं, लेकिन इसके बावजूद सफारती ताल्लुकात कायम करने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब का रिस्पांस क्या था इस पे कादरी साहब? मियाँ साहब बहुत पैशनेट थे और बड़े उनके अंदर वलवला था, लेकिन उस वक़्त के जो सियासी हालात ने यकदम कलाबाजी खाई, उसके बाद ये चीज़ पस मंज़र में चली गई। ठीक, अच्छा, इसमें खालिसतन कादरी साहब और इनफरादी तौर पे मियाँ साहब दिलचस्पी ले रहे थे या आपको वहाँ पर भेजने का जो फैसला था वो कहीं और से भी किया गया? मेरा ख्याल है कुछ और क्वार्टर्स ऐसे थे जिनसे मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया। अच्छा, ठीक है, उसमें मुक्तदर हल्के भी शामिल थे कादरी साहब? मेरा अंदाजा है शायद उनके मुशावरत से ही ऐसा हुआ हो। ठीक है, अच्छा कादरी साहब, एक बात थोड़ा सा यहाँ पे यूं कह लें कि सवाल ज़हन में उठता है कि ये तकरीबन इस बात को 20-21 साल हो चुके हैं
तो ये बात आप इसके ना सिर्फ चश्मदीद गवाह हैं, आप खुद वहां पे लेकर गए, एक बड़े बड़े अहम वफ्द को आप क़यादत करते हुए लेकर गए। तो ये सारे मामला अब क्यों अनफोल्ड हो रहे हैं? ये पहले क्यों नहीं बताया गया? आप पहले क्यों नहीं बता पाए तमाम चीजें? अब चूंकि ऐसा तासुर मिल रहा है कि नवाज शरीफ इस वक्त कमजोर पोजीशन में है, तो ये बात मंजर आम पे आना शायद उनके लिए और मुश्किल का बायस हो, तो अब जो है वो इस तरह की चीज़ों को अफशां किया जा रहा है, तो पहले क्यों नहीं किया गया? असल में मुनासिब माहौल और मुनासिब उसके लिए अभी तक फ़ज़ा नहीं थी, और अब जब हमारे शहबाज गिल साहब ने इस पे मामला किया तो खैर की आवाज़ दाएं से आए, बाएं से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, उसका सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, तो मौलाना आपको अब किसने कहा कि अब माहौल साजगार है, अब हालात साजगार हैं और पहले नहीं थे? नहीं, पहले इसके ऊपर कुछ अवामी सतह पर ऐसी गुफ्तगू शुरू नहीं हुई, और अब जबकि शहबाज गिल साहब ने ये खामोशी तोड़ी है तो उसमें मुझे मुनासिब मालूम हुआ कि जैसे खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने भी इस पर मुतअद्दिद मौक़े पर अपनी राय का इजहार किया, तो मैंने कहा हम भी अपनी राय का इजहार कर दें। तो मौलाना मुझे ये बताइए कि अगर ये सोच सही है कि फ़लस्तीनियों के हाथ, अपने फ़लस्तीनियों का खून जो है वो उनके हाथों पर मौजूद है, इसराइल को हम तस्लीम कर लें, मतलब इट्स टोटली फाइन, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, और यही हालत फिर कल को भारत की होगी कि भारत जो कुछ कश्मीर में कर रहा है उससे भी हम सरफ नज़र कर लें, आपको इस बात का मतलब एहसास है कि हम बात क्या कर रहे हैं? कश्मीरियों को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं? कश्मीरियों के खून से भारत के हाथ रंगे हुए हैं, लेकिन हमारा सफ़ीर दिल्ली में मौजूद है, भारत का सफ़ीर इस्लामाबाद में मौजूद है, तिजारत, रियासत वो अपनी जगह, सफारत अपनी जगह, हर चीज़ को अपने मुख्तलिफ खानों में रख कर आगे बढ़ना चाहिए। कभी तमाम अंडे एक जगह पे जमा नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन मौलाना कश्मीर के हवाले से या भारत के हवाले से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो कॉल है और बड़ा मुस्तनद कॉल है वो मौजूद नहीं है, लेकिन इसराइल से राब्ते के हवाले से कायद आज़म का कहना, उनका हुक्म यूँ कह ले, वो मौजूद है, और बरमला वो कह चुके हैं कि किसी सूरत भी मसला फ़लस्तीन के हल के बगैर इस पे बात भी नहीं हो सकती। तो फिर आज हम क्यों डिबेट कर रहे हैं इस पे कि होना चाहिए, करना चाहिए, हमारे फ़ायदे का होगा? वो एक सियासत के अलंबरदार थे और उनका उस वक्त की सियासत में एक अपना ख्याल था, लेकिन इन बदले हुए हालात में हमें आगे बढ़ना है। यूएई की क़यादत और ख़ास तौर पे बहरीन के शेख ने जो कुछ कहा है, तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। समझे बगैर दुनिया में आंखें बंद करके बिल्ली की तरह तो कबूतर की ज़िंदगी नहीं रह सकती। हमें आंखों में आंखें डालकर हालात की नज़ाकत को समझना चाहिए, हालात की सदाकत को समझना चाहिए। ठीक है, नहीं आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कायद आज़म से ज़्यादा बेहतर जानते थे इन मामलात को कि इसराइल के साथ अब ताल्लुकात हमारे कैसे होने चाहिए, और उन्होंने उस दौर में सही फैसला लिया, आप समझते हैं? हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह 1948 में दुनिया से चले गए, और आज 2018 भी गुजर चुका है, 2020 भी गुजरने वाला है, और 2021 आ रहा है। तो अब मामलात बिल्कुल एक नई सदी में नई करवट ले चुकी हैं और नए हालात को, नए तकाज़ों। मौलाना बहुत ही अहम इंकशाफात आपने किया है। पाकिस्तानियों पर पहली दफ़ा ये बात आया हुई है कि आप वो शख्सियत थे जो इसराइल गए मियाँ नवाज शरीफ के कहने पर, ताकि इसराइल से ताल्लुकात कायम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हुकूमत का एक और इत्तेहादी एक और हुकूमत को एक और मुश्किल में डालने जा रहा है, क्योंकि अब वो नाराज़ है। नाराज़ किस वजह से है आपको वक्फे के बाद बताएंगे। नाज़रीन, हुकूमत की सबसे बड़ी और अहम तरीन इत्तेहादी जमात MQM ने भी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का कहना था कि हुकूमत में शामिल होते वक्त पहला नुक्ता ही मरदमशुमारी रखा था, और हमसे वादा किया गया था कि इस बार मरदमशुमारी जल्दी होगी, लेकिन वज़ीर आज़म ने हमसे किए गए एक वादे पर भी अमल नहीं किया। जब हम इस हुकूमत हो रहे थे तो हमने अपना पहला नुक्ता ही ये
मर्दमशुमारी रखा था। हमें वो जवाब बता दीजिए कि हम हुकूमत में क्यों शामिल हैं, हम वहाँ क्या करें। आपने हमसे किए हुए एक भी नुक्ते पर अमल दरामद नहीं की। हम हुकूमत में क्यों हों, काबीना में क्यों हों, या ऐवान में भी हमारी बात ना सुनी जाए तो हमें बता दिया जाए क्या हम इन मुंतखब ऐवानों से भी बाहर आए। क्या सड़कें ही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए। 2 रोज काबिल वफाकी काबीना ने मर्दमशुमारी के नतायज जारी करने की मंजूरी दी थी। मर्दमशुमारी के नतायज के मामले पर हुकूमत के हालिया फैसले ने MQM को बरहम कर दिया, क्योंकि MQM और PTI के दरमियान जो 9 नुकाती मुआहदा हुआ था, इसमें सबसे पहला नुकता कराची की दोबारा मर्दमशुमारी ही था। 13 पॉइंट्स के ऊपर जब हमने उनके साथ एक साइन किया था, 13 के 13 पॉइंट्स इंतहाई अहम है। हम सेंसस को नहीं मानते, हम हल्का बंदियों को नहीं मानते। मौजूदा इलेक्शन में जो नताइज आए, जो सीटें MQM की ली गई हैं, हम उन नताइज को भी तस्लीम नहीं करते। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक दीना मुतालबा था, कराची पैकेज की बात हुई थी, इम्प्लीमेंट नहीं है, रोड के ऊपर नजर कुछ नहीं आ रहा, अब तक सिर्फ वादे हैं। 2017 की मर्दमशुमारी पर सिर्फ MQM ही एतराज नहीं कर रही है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफा कमाल भी इस मर्दमशुमारी पर सवाल उठा चुके हैं। उनका कहना है कि नादरा रिकॉर्ड में कराची की आबादी 2.5 करोड़ है, तो मर्दमशुमारी में 1.5 करोड़ कैसे हो सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भरी अदालत में कह रहे हैं कि कराची की आबादी कहीं से भी 3.5 करोड़ से कम नहीं है। सिंध में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी कह रहे हैं 3 करोड़ से कम आबादी नहीं है, और आपके सरकारी कागजात 1 करोड़ 60 लाख कह रहे हैं। नादरा के रिकॉर्ड के हिसाब से भी 2.5 करोड़ से ज्यादा कराची के शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं नादरा के रिकॉर्ड पे। PSP और MQM ही नहीं बल्कि सिंध की हुक्मरान पार्टी पीपल्स पार्टी भी इस मर्दमशुमारी से मुतमईन नहीं है। इसलिए वफाकी काबीना के फैसले की मजम्मत करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर का कहना है कि सिंध में की जाने वाली मर्दमशुमारी नकायज से भरपूर थी। काबीना ने मर्दमशुमारी के मामले पर सेनेट में पार्लिमानी लीडरों के मुआहदे को नजरअंदाज किया। इस मुआहदे के तहत मुख्तलिफ आबादियों के 5% में दोबारा मर्दमशुमारी पर इत्तफाक किया गया था। ताज हैदर ने यूनिसेफ के एक सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि सिंध के एक घर में औसतन 7.2 लोग रहते हैं और सूबे में 85 लाख घर मौजूद हैं, जिसके मुताबिक सिंध की आबादी 6 करोड़ 18 लाख से ज्यादा बनती है। लेकिन 2017 की मर्दमशुमारी में सिंध की आबादी को 4 करोड़ 78 लाख के लगभग बताया गया, यानी मर्दमशुमारी में सिंध की 1 करोड़ 39 लाख आबादी कम दिखाई गई है। सवाल यह है कि सिंध की दोनों जमातें मर्दमशुमारी के नताइज पर क्यों अड़ी हुई हैं। इसकी वजह यह है कि आबादी की बुनियाद पर ही नेशनल फाइनेंस कमीशन में सूबों के हिस्से का तायुन किया जाता है। जिस सूबे की जितनी आबादी होती है, इसी तनासुब से इसको माली वसाइल का हकदार माना जाता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं के रहनुमा जनाब कंवर नवीद जमील साहब। कंवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अब अगले लाहे अमल क्या है? क्या ये इत्तेहाद भी, चूंकि टिकाई इसी बात पर हुआ था, पहला नुक्ता यही था इत्तेहाद का कि जनाब मर्दमशुमारी दोबारा होगी, अब ये नहीं हो रहा, तो इस इत्तेहाद को हम मुस्तकबिल करीब में खत्म समझे? देखिए, एक तो मैं ये बताऊं कि इस पर MQM और तहरीक इंसाफ का ही नहीं बल्कि एक नेशनल कंसेंसस था। गुज़िश्ता रिजीम में मैं खुद मेंबर नेशनल असेंबली था, तो स्पीकर सिंध असेंबली के पास मीटिंग हुई जिसमें MQM की नुमाइंदगी मौजूद थी, मैं खुद भी था उसमें, PTI की नुमाइंदगी थी और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी थी और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी थी। तमाम जमातों ने बैठकर इस बात पर इत्तफाक किया था कि 5% एक सैंपल एक मर्दमशुमारी की जाएगी और उसके बाद ही सर, इस पर जो वन टाइम बता चुका हूं, सारी माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूं, ये सारी डिटेल में बता चुका हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं आपसे आपका लाहे अमल पूछना चाह रहा हूं कि आप अब करने क्या जा रहे हैं? देखिए, सियासत में कोई बात भी हुर्फ़ आखिर नहीं होती है। हमने अपनी रिजर्वेशन गवर्नमेंट को पहुंचा दी हैं और अब ये गवर्नमेंट के उस पर है कि गवर्नमेंट MQM की रिजर्वेशन, जो कि कल तक हमारा मुतालबा था, लेकिन आज गवर्नमेंट का और वज़ीर आज़म साहब का ये वादा है, अगर वो अपने वादे का पास नहीं करते तो हमारे पास सारे ही ऑप्शन खुले हुए हैं और हम नहीं, इक़्तिदार से अलहदा होने का ऑप्शन क्या आप रखेंगे सामने? क्योंकि माजी में यही एक क्यों कह लें रिवायत रही है MQM की, कंवर साहब के आप एहतजाज भी करते हैं, रिजर्वेशन भी शो करते हैं, मगर इक़्तिदार का आप पल्लू नहीं छोड़ते।
देखिए, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी सियासी जमातें और सियासी लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं वो लेते ही लोगों के मसाइल को हल करने के लिए हैं कि लोगों के मसाइल हल किए जाएं, और इसी बुनियाद पर वो गवर्नमेंट में आते हैं और इसी बुनियाद पे गवर्नमेंट को छोड़ते हैं। हमने बहुत मर्तबा गवर्नमेंट को छोड़ा है और अपने लोगों की, अपने वोटर्स की मसाइल की बुनियाद पर, और ये ऑप्शन हमारे पास अब भी मौजूद है। बहरहाल हमने अपनी रिजर्वेशन गवर्नमेंट तक पहुंचा दी हैं। अब हम बैठेंगे, एक तो गवर्नमेंट के अपने जवाब का इंतज़ार करेंगे और जो भी फैसला होगा हम बाहमी मशावरत से करेंगे। देखिए कंवर साहब, अब बात यह है कि आपका जो पहला नुक्ता ही इत्तेहाद का यही था, तो अब रिजर्वेशन पहुंचाने का क्या फायदा? अगर आपका इतना ख्याल होता या आपका इतना पास होता हुकूमत को, तो पहली नशिस्त में ही वो ये काम ना करती ना। तो इसका मतलब है कि वो उसने आपकी इस बात पर इतनी कोई अहमियत दी नहीं। तो अब आगे आप क्या करेंगे? एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे? देखिए, खालिद भाई ने खुद ये कह दिया, मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद है ना, जो खालिद भाई ने खुद ने जिक्र किया है। गवर्नमेंट से बाहर आना, असम्बलियों से बाहर आना, रोड पर आना, वो तमाम के तमाम ऑप्शन ही मौजूद हैं। उसके ऊपर हम फैसला, कल भी राब्ता कमेटी का इजलास है और हम बाहमी मशवरे से और इसी बुनियाद पर कि किस तरह से हम गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकते हैं कि कराची के लोगों को भी। जनाब नवीद जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, लाहौर बदनुमा हो रहा है, फजाओं में ताफुन फैल रहा है। सड़कें, गलियां और पार्क्स जगह जगह लगे कूड़े के ढेरों से बागों का शहर कचरे के ढेर में बदल चुका है। और अब सूरत हाल पहले से भी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि LWMC और तुर्क कंपनियों की लड़ाई अदालत में पहुंच चुकी है। अल बराक कंपनी की गाड़ियां और नफरी कब्जे में लेने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और अदालत ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अल बराक कंपनी की गाड़ियां और मशीनरी इस्तेमाल करने से रोक दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत और LWMC समेत दीगर फरीकैन को 29 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अब परेशानी की बात यह है कि तुर्क कंपनियां पहले ही लाहौर की सफाई से हाथ खींच चुकी हैं और अब अदालत ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को भी तुर्क कंपनी की मशीनरी इस्तेमाल करने से रोक दिया, जिसका नतीजा यह निकलेगा कि लाहौर कूड़े से भर जाएगा, क्योंकि तमाम तर मसाइल और सड़तोड़ कोशिशों के बावजूद शहर की सफाई का चैलेंज वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बस से बाहर होता नजर आ रहा है। दावा किया गया था कि 25 दिसंबर तक लाहौर कचरे से पाक कर दिया जाएगा। हम एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए काम करवा रहे थे, अब LWMC खुद करेगी। हमारे इसमें हर किस्म के प्लान्स रेडी हैं। हर टाउन में कितनी मशीनरी होगी, हर यूनियन काउंसिल में कितने बंदे इंगेज होंगे, कितने मिनट में कौन सी मशीनरी कहाँ जाके कितना कूड़ा उठाएगी और किस तरह करेगी, वो वी आर ऑलरेडी ऑन इट। 4 दिन मांगे, हमने एक दिन में 3 दिन का काम करना है। 24 को लाहौर को जीरो फेस कर देंगे। लेकिन इस वक्त शहर की जो सूरत हाल है वो LWMC के दावे के बिल्कुल उल्ट है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लाहौर इस वक्त जो है वो उस लाहौर के जो पोश इलाके हैं और मारूफ शाहराहें हैं वो भी गंदगी की जद में है। डेविस रोड, मैक्लोड रोड, अलामा इकबाल रोड, सर्कुलर रोड, एबट रोड, गड़ी शाहू और मुतादिद दीगर इलाकों में कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, परेशान कुन बात यह है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को पहले ही सफाई में मुश्किलात थी। अब तुर्क कंपनी की मशीनरी के बगैर सफाई का ऑपरेशन कैसे जारी रख सके जाएगा? मामला यह है कि लाहौर में रोजाना पैदा होने वाले 5000 टन सॉलिड वेस्ट उठाने के लिए LWMC ने तुर्की की 2 कंपनीज के साथ 7 साल पहले 2013 में मुआहदा किया था और अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तुर्क कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में मजीद तौसी ना करने का फैसला किया था, जिसके बाद 31 दिसंबर को मुआहदे की मुद्दत खत्म हो जाएगी। लेकिन हो यह रहा है कि तुर्क कंपनियों ने डेडलाइन खत्म होने से 2 हफ्ते पहले ही अपनी मशीनरी और स्टाफ को फील्ड से निकालना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से सफाई का काम रुक गया। जिसके बाद वेस्ट कंपनी की तरफ से कंपनी की मशीनरी को तहवील में लेकर सफाई ऑपरेशन बहाल करना शुरू किया। लेकिन तुर्क कंपनी हुकूमत के इकदाम के खिलाफ अदालत में चली गई। उनका मौक़िफ़ है कि उनकी मशीनरी पर गैर कानूनी तौर पर जबरदस्ती कब्जा किया गया और अमले के साथ बदतमीजी भी की।
इन्होंने रात गए चोरों की तरह हमारी 6 वर्कशॉप्स पे प्री प्लान करके छापा मारे, हमारे अफसरान को उठा के बाहर निकाले। हमारी जो वर्कशॉप्स जिनके लिए इनके पास कोई लीगल लेटर नहीं था कि ये उसके ऊपर जो है अटैक कर सकें, इन्होंने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी लीगल ऑर्डर के, और जबकि हमारे पास स्टे मौजूद है कोर्ट का, और इसी वजह से हम कोर्ट में दोबारा गए भी हैं। जिले इंतजामिया और तुर्क कंपनी के दरमियान लड़ाई का नजला लाहौर के शहरियों पर गिर रहा है। सफाई का ऑपरेशन कई दिनों से तातुल का शिकार है और परेशान कुन बात यह है कि लाहौर में हर रोज 5000 टन से जायद कचरा पैदा होता है और अगर कई दिन तक ये कचरा ना उठाया जाए तो शहर की जो हालत होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 2 साल में कह सकते हैं कि 80 to 90% जब भी यहाँ से गुजर हुआ तो यही कूड़ा करकट ही होता है, यहाँ पर पड़ा होता है। इसी तरह कभी ये बागों का शहर था, अब ये कचरा कुंडी वाला शहर है। एक आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक पोश एरिया में ये हालात हैं। बातें कम करो, शहर साफ करो और कूड़ा उठाओ तो ताकि लोगों के मुश्किलात में कमी आ जाए। किसी वजीर का इधर घर होता तो फिर ये 2 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर साफ हो जाता। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का दावा है कि कूड़ा उठाने के लिए तेजी से काम हो रहा है और 25 दिसंबर यानी कल तक तमाम कचरा उठा लिया जाएगा। इस दावे की हकीकत जानने के लिए हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर फील्ड में गए, उन्हीं से जानते हैं कि आज लाहौर में सफाई की सूरत हाल क्या थी। जी दानियाल। लाहौर में जिले इंतजामिया ने शहर को खूबसूरत करने के लिए सोहना लाहौर के नाम से कैंपेन का आगाज किया, मगर 2 कंपनियों की आपसी लड़ाई, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और टर्किश कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान कागजी कार्रवाइयों के ऊपर ये सोहना लाहौर अब कचरे का लाहौर बनकर रह गया है। आज लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर से सारा कचरा उठाने की डेडलाइन दी थी। आज कहा गया था कि 0 वेस्ट कर दिया जाएगा। क्या लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों से कूड़ा उठाया जा सका है? आइए चल के जानते हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने बड़े बड़े दावे किए, कहा कि आज कूड़ा लाहौर से खत्म हो जाएगा, 0 वेस्ट होगा। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि लाहौर में हम इस वक्त गार्डन टाउन के अंदर मौजूद हैं, जहां पर कूड़े के ड्रम भरे हुए हैं, कूड़ा ही कूड़ा हमें हर तरफ जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे बदबू इतनी ज्यादा है, ताफुन इतना ज्यादा है कि यहाँ पे जो रहने वाले रिहायशी हैं वो बहुत ही ज्यादा तंग नजर आ रहे हैं। लाहौर का पोश इलाका है जहाँ पर सिचुएशन अब भी ये है। आइए चलते हैं अगले इलाके की तरफ और वहां पर जाकर देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। गार्डन टाउन की सूरत हाल तो हमने आपको दिखाई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादमान कॉलोनी के इलाके में, जहाँ पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, सेम ही सूरत हाल है। कचरे के ढेर उसी तरह से लगे हुए हैं और मंजर पेश कर रहे हैं सोहने लाहौर का। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ये दावा किया है कि वो अब तक 4 दिनों के अंदर 12,000 टन कूड़ा उठा चुके हैं, लेकिन वो 12,000 टन कूड़ा कहाँ पर उठाया गया है और उसे कहाँ पर फेंका गया है वो मालूम नहीं हो रहा। ये जगह साफ जो है वो बता रही है। साथ ही साथ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ये भी कहा कि 3 शिफ्टों के अंदर हमारी टीम्स काम कर रही हैं, लेकिन ये उनके ट्रक जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए, उनके ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं, उनकी मशीनरी यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है, जिससे कोई काम नहीं किया जा रहा। बस उसको आराम करने के लिए जो है वो यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। अब चलते हैं अगली आबादी की तरफ और जान के देखते हैं वहां पर सूरत हाल क्या है। इससे पहले हमने सूरत हाल जानी शादमान की और अब हम मौजूद हैं जौहर टाउन के अंदर, जहां पर सूरत हाल ये है कि ड्रम भरे हुए हैं, उधर भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं और लोग जो है वो आकर कचरा फेंक के जा रहे हैं यहाँ पर, मगर उसको उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर स्मेल इतनी ज़्यादा है, बदबू इतनी ज़्यादा है, ताफुन इतना फैला हुआ है कि यहाँ पर 2 मिनट भी खड़े रहना खासा मुश्किल काम है। अगले पॉइंट पर चलते हैं और जानकर देखते हैं कि वहां पर सूरत हाल क्या है। इस वक्त जिस मुकाम के ऊपर मैं मौजूद हूं, आपको लग रहा होगा कि ये शायद कूड़ा फेंकने के लिए कोई डंपिंग साइट है, लेकिन असल में ये एक गली है जहां पर कूड़ा फेंका गया है। बहुत ज्यादा तादाद में कूड़ा यहां पर जमा हमें नजर आ रहा है और ये है लाहौर की मशहूर गुलबर्ग की फिरदौस मार्केट। यहाँ पर जो लोग हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अमली इक़दाम किए जाएं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से और हुकूमत भी जो है वो नोटिस लेने के बजाय जो असल काम है वो करे।
कैमरामैन साद नवीद के साथ दानियाल उमर, समा। दानियाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात करते हैं लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ इमरान सुल्तान साहब से। सुल्तान साहब, शुक्रिया। आपने टारगेट दिया था चंद दिन का, अब तो मामला बिल्कुल अजीब हो चुके हैं, ना आपके पास मशीनरी है ना कुछ, तो अब लाहौर साफ कैसे करेंगे? और जब आपको इस बात का पता था सुल्तान साहब कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने से पहले, उनके काम छोड़ने से पहले आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखते, वो आपने नहीं किया? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसकी 4th एक्सटेंशन जो है वो 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो रही है और ये नवंबर 2011 को कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट का 7 ईयर्स टाइम था और इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो जिसमें एसेट्स हैं, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, वो तमाम के तमाम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मिल जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने गरीब आवाम के टैक्स पे की जो अमाउंट से $320 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके पीछे यही दानिश थी कि आइंदा फ्यूचर में जब हमने लॉन्ग टर्म में सिटी की डेवलपमेंट को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हमने सस्टेनेबल बनाना है तो इन एसेट्स को लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को शिफ्ट करना है। तो एक तो हमारा लॉ बार बार किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने को, एक्सटेंड करने को एनकरेज नहीं करता। इस कॉन्ट्रैक्ट को 4 मरतबा एक्सटेंड किया गया। तो वैसे भी हमारी पेपरा की वायलेशंस हैं, लॉ के मुख्तलिफ रूल्स की वायलेशन है, जिसके तहत फिर हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया कि अब तमाम की तमाम मशीनरी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दिलवा दी जाए ताकि वो खुद इन्हसारी की बेस पर अपना काम खुद करना शुरू कर दें। दिस वाज नॉट द पॉइंट सर, मेरा पॉइंट ये नहीं है सर। मेरा पॉइंट ये है, बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ लाहौर, मुझे अगर शहर गंदा कचरे से भरा हुआ नजर आ रहा है, आई वॉन्ट माइंड कि वो आप करते हैं या तुर्किश कंपनी करती है। अब देखना यह है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने रिन्यू नहीं करना था, ये फैसला यकीनी तौर पे आपने बहुत पहले ले लिया होगा, बट उस दौरान जो ट्रांजिशन है वो ऐसी स्मूथ होती कि कचरा ना पड़ा होता। मतलब अब वो काम छोड़ के चले गए हैं टर्किश कंपनी वाले, आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास मशीनरी नहीं है, क्योंकि अभी आपने वो एक्वायर करनी है उनसे। इस दौरान लाहौर गंदे से गंदा होता जा रहा है सर। ये बेहंगम ट्रांजिशन, इससे बच नहीं सकते थे हम अगर पहले से प्लानिंग कर ली जाती? जी देखिए, यकीनन बेहतर प्लानिंग की जा सकती थी, बेहतर प्लानिंग की भी गई, बट अगेन के सोशल सेक्टर कुछ ऐसा है कि जो भी आप प्लानिंग करते हैं रियल लाइफ में थोड़ी बहुत उसमें उसको डेवलप करते हुए चेंज आ जाती है। इसके पीछे मैं बताता ये चलूँ कि इस जो टर्किश कॉन्ट्रैक्टर था, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो अलबराक और ओसपाक 2 कंपनीज हैं, दे वर सपोज टू डिलीवर द सर्विसेज बाय 31 दिसंबर 2020 और उनकी तरफ से कुछ ये भी था कि वो ख्वाहिशमंद थे इस बात के कि उन्हें 5th टाइम पे भी एक्सटेंशन दी जाती, बट अगर मैंने कहा ना कि पाकिस्तान के कवानीन इसकी इजाज़त नहीं देते थे। इसी बेस पे इसी ट्रांजिशन को स्मूथ करने के लिए हमने 23 नवंबर। इमरान सुल्तान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब, जब कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो आगाज तो बड़े अच्छे से होता है, लेकिन वो आगे चल के खराब क्यों हो जाता है, मुकम्मल क्यों नहीं हो पाता? नीयत तो ठीक है लेकिन काम क्यों नहीं हो पाता? बात करेंगे इसी हवाले से वक्फे के बाद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क के साथ मुखलिस हैं, मुल्क को बेहतर बनाने के ख्वाब देखते हैं, इन ख्वाबों को ताबीर देने की कोशिश करते हैं। इनके पास क़ुव्वत इरादी भी है, क़ुव्वत अमल भी है, उनकी नीयत भी किसी शक व शुबा से बालातर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान महंगाई पर काबू पाना चाहते हैं, गवर्नेंस बेहतर करने की कोशिश करते हैं, बिजली के शोबे की कारकर्दगी बेहतर बनाना चाहते हैं, निज़ाम तालीम बेहतर चाहते हैं, निज़ाम सेहत ठीक करना चाहते हैं, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने की ख्वाहिशमंद हैं। उनको कर्जों से निजात दिलाना भी इनके एजेंडे में शामिल है, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहते हैं? अगर वो मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है तो इमरान खान के पास 2.25 साल बाकी रह गए, इसीलिए उन्होंने वजारतों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत करती है, इन्हें अहदाफ सौंपे हैं और कारकर्दगी का मुआहदा किया है। अब हम अपने ऊपर प्रेशर डालेंगे कि हमारे तकरीबन 2.25 साल हैं और जितना भी अब बाकी टाइम रह गया, हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिमत भी दुरुस्त है और इरादे भी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके इरादों के रास्ते में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल पाकिस्तान का मंसूबा शुरू किया, इसकी सरबराही गूगल में आला ओहदे पर काम करने वाली तानिया इदरिस को सौंपी गई। ताहम जब तानिया इदरिस की शोहरियत पर तनकीद की गई तो उन्होंने दे दिया। डिजिटल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, इसके ऊपर पूरा जोर लगाएंगे। डिजिटल पाकिस्तान की वजह से एक चीज से, इस एक के ऊपर अगर हम जोर लगा दें तो हमारी यही आबादी एक ताकत बन जाएगी, लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता। दुनिया भी तेजी से आगे जा रही है, आखिर में आपके मोबाइल फोन के ऊपर ही सब कुछ हो जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ई गवर्नेंस या डिजिटल गवर्नेंस पर यकीन रखते हैं। इसी मकसद के लिए सिटीजन पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि शहरियों की हुकूमत तक बराह रास्त रसाई हो और वो घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। 5 दिसंबर की खबर के मुताबिक सिटीजन पोर्टल पर 2 साल में 27 लाख शिकायत दर्ज कराई गई और सिर्फ 39% शहरियों ने कहा कि वो मुतमईन है। ये सिस्टम डेवलप किया गया है, ये है एक चेंज इन माइंडसेट। इस सिस्टम से रेगुलर आवाम कहीं भी पाकिस्तानी बैठा है, वो अब उसके पास आवाज है, वो डायरेक्टली यहाँ प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल पे आ सकता है। ये सिटीजन पहली दफा अकाउंटेबल होल्ड करेंगे गवर्नमेंट को। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये ख्वाब भी था कि मुल्क में ब्यूरोक्रेसी को सियासी मदाखलत से बचाया जाएगा, ब्यूरोक्रेसी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये जो हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं सिविल सर्विस की, ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी और ये मेरिट को इंशाल्लाह प्रमोट करेगी। मैं इंशाल्लाह मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। हम आपकी पूरी पॉलिटिकल प्रेशर से आपको बचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सिविल सर्वेंट्स के लिए इस्लाहात भी लाना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अब करप्शन करने वाले अफसर का तबादला नहीं किया जाएगा बल्कि इसे नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। हमने एक नए सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं, उसके अंदर भी हम जब देखेंगे कि कोई गलत काम कर रहा है जो पकड़ा गया, उसकी ट्रांसफर नहीं करेंगे कहीं, उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजेंगे, उसको फिर सर्विस से निकालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ये भी चाहते थे कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ठीक किया जाए। इस मकसद के लिए शब्बर ज़ैदी को FBR का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन उन्होंने तकरीबन 1 साल बाद ही इस्तीफा। सबसे पहले मैंने FBR को ठीक करना है। हमारी पहली कोशिश होगी कि जो FBR है, जिसमें करप्शन इतनी ज्यादा है, लोगों को इत्मीनान नहीं है, वो टैक्स ही नहीं देते। पहले तो हम FBR को ठीक करें। इमरान खान की ख्वाहिश थी कि टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए। इस मकसद के लिए जब उन्होंने इकदाम किए तो उन्हें ताजरों की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना। हर जगह पे स्टेटस को रेजिस्ट करता है। हमने टैक्स सिस्टम लाना चाहते हैं तो कई ताजर रेजिस्ट करते हैं क्योंकि वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहते, कई स्मगलिंग कर रहे हैं और वो स्मगल गुड्स बेच रहे हैं, तो जब हम चेंज करते हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं। तो हर जगह पे रेजिस्टेंस आती है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज़िया निगार जनाब काजी सईद साहब। काजी साहब शुक्रिया। ये सब काम इमरान खान करना चाहते हैं, अच्छी नीयत से करना चाहते हैं, सर हो क्यों नहीं पाता? खराबी कहाँ पर हो जाती? देखें, ये काम ख़राब इसलिए होता है कि इमरान खान साहब को भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि वो किस राटन सिस्टम से में वो कदम रख रहे हैं। मैं अभी देख रहा था 2014 में कौमी असम्बली में एक इन्होंने बताया आपके साहब डार साहब ने कि यहाँ पता नहीं 14 या 15 कार्टेल ऑपरेट करते हैं, हर इदारा आपका कंप्रोमाइज्ड है। वो ऐसे वादे कर रहे थे इमरान खान साहब कि जो मेरे ख्याल में बोल्शेविक इनकलाब के टाइम पे भी नहीं किए गए थे। अंदर क्या मामला है? अंदर 35-40 साल से आपकी हर रेगुलेटरी अथॉरिटी, मैं अबू बकर खुदाबख्श साहब की रिपोर्ट की तरफ रिफर कर रहा हूँ, उसने कहा है ओगरा बंद कर दो, उन्होंने कहा है नेपरा बंद कर दें। जितनी रेगुलेटरी बॉडी हैं बजाय इसके कि मामलात बेहतर करें, कंप्रोमाइज्ड हैं। इससे पहले राना भगवान एक बहुत बड़ा गन था और है, और उसमें जो है आप ये इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, यही कार्टल्स इलेक्शन फंड करते हैं, यही नो ट्रस्ट करवाते हैं, यही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। तो मुझे लगता है इमरान खान साहब ने जो बात कही है वो ठीक कही है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो कहां आ रहे हैं। तो एक और जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है इंतहाई करप्ट, नीचे से ऊपर तक एक फाइल आगे नहीं चलती, आप पैसे ना दें हर जगह पे। अच्छा, जब आपने आके काले धन पे अटैक किया, चूंकि सरमायादारी निज़ाम है, उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया, माशी एक्टिविटी जो है वो डूबनी शुरू होगी। तो कोई तैयारी भी नहीं थी, अंदाजा भी नहीं था, और जो हर आपकी रेगुलेटरी आपका ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये खत्म कर चुके थे, आपका जो ये है SCCP वो फारग आपको याद है। तो कौन सा इदारा था? और फिर इमरान खान साहब के साथ जो लोग थे इसी निज़ाम से आए थे, यही आए हैं। और जिस वक्त तक आप रेडिकल रिफॉर्म्स नहीं करते उस वक्त तक आप देख लें ना, पूरी दुनिया का हाल देख लें क्या हो रहा है। इंडिया में देखें क्या हो रहा है। इंडिया में मैं आज देख रहा था जो किसानों की मूवमेंट है, उन्होंने कहा है कि कोई अपोजिशन का बंदा हमारी स्टेज पर हम नहीं चढ़ने दें। उनकी जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है तमाम ट्रेड यूनियंस की, जहाँ पे लाखों में किसान हैं, वो कहते हैं कि तुम ना हो, तुम एक ही लोग हो, तुम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। जो है कांग्रेस भी ना आए, CPI कम्युनिस्ट पार्टी भी ना आए, और ना ही BJP आए। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स लगभग यहाँ भी है। अच्छा, क्या ये तवक्को की जा सकती है आपके जब ये मतलब जब दौर खत्म हो जाएगा, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो इमरान खान साहब कह तो सकते हैं कि मैंने आगाज तो किया, हमसे हो नहीं पाया,
और कम से कम हमने कोशिश तो की, पिछले तो कोशिश भी नहीं की थी ना सर, तो इन्होंने कम से कम कोशिश तो की। और क्या ये कहकर काजी साहब ये बरी जिम्मा हो जाएंगे? पहली बात तो ये कि पिछलों ने नहीं किया, नहीं भाई ये गलत स्टेटमेंट है। पिछलों ने ये गंद डाला पिछले 30 साल से। जुल्फकार अली भुट्टो के बाद 77 के बाद ये जितनी जो एक न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी आई, ये जो प्राइवेटाइजेशन आई, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज बनी, ये गंद डाला गया है 30 साल तक। बरी जिम्मा की जहां बात है, बरी जिम्मा नहीं हो सकेंगे। आपको वो बातें नहीं करनी चाहिए थी जो आप नहीं कर सकते थे। एंड इफ यू हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज एट हैंड, तो उसमें हाथ नहीं डालना था। मैंने ये कहा था कि राइट विंग रिफॉर्मिज्म नहीं चलेगा, आइंदा भी नहीं चलेगा। और मैं एक और आपको बात बताऊं, ये अगर आज चले जाते हैं, कोई और आ जाता है, इस निजाम में उनको 3 महीने लगेंगे एक्सपोज होने में, क्योंकि अब सारी कंट्राडिक्शन, इमरान खान साहब की ट्रेजेडी ये है कि सारी कंट्राडिक्शन माजी की पाइल अप हो गई हैं इनके ऐद में आके। जो कर्जे जिस तरह से सेंसलेसली लिए गए, जिस तरीके से आपने अपनी जो 60 से हैं औने पौने दामों पे आपने नीलाम करके घर के बर्तन बेच दिए, उसके बाद टैरिफ को आप नीचे ले आए, आपने अपनी मंडी को खोल दिया। यही लड़ाई है। आज किसान क्या कह रहे हैं वहां पे, मैं दत्तार सिंह का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहता है कि तुम हमें, ये पार्लियामेंट हमें गुलाम बना रही है, ये इंटरनेशनल सेठों का, बर्बाद कर रही है हमें। तो यहाँ ये प्रोसेस पहले शुरू, वहां नरसिम्हा राव और इसने मनमोहन सिंह ने किया, यहाँ ये प्रोग्राम 80s में शुरू हो गया जब बेनजीर भुट्टो आई, थोड़ा सा उन्होंने रेजिस्ट किया। तो बेसिकली आज कोविड ट्रिगर्ड रिसेशन ने जो सेटअप, इकोनॉमिक सेटअप, वो सीरियस बड़े पर्चे जो हैं, फाइनेंशियल टाइम्स देखे, इकोनॉमिस्ट देखे, गार्डियन देखे, वहां पे दुनिया भर में ये निजाम चैलेंज है। और यहाँ पे हफीज शेख साहब ठीक करेंगे? ये जो आपके स्टेट बैंक के आए हुए ये ठीक करेंगे? नो, आपको एक नई पॉलिसी आउट ऑफ द बॉक्स ढूंढनी पड़ेगी, वरना जो आपके हमसाए में 30-40 किलोमीटर जहां मैं बैठा हूं, वहां जो तहरीक बन रही है उससे सबक सीख लें। और ये जाली और 2 नंबर तहरीकें जो खानदान बचाओ और बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।